तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास आ जाती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर, एंटी रिदमिक ड्रग्स एंड डायूरेटिक्स। ये 5 ग्रुप ऑफ ड्रग्स आ जाते हैं हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रुप है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसे स्टार्ट करते हैं। तो उसे स्टार्ट करने में हमारे पास जो है उसकी जनरल क्लासिफिकेशन पहले हम देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल, उसके मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर हम उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद हम जो देखेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। अच्छा, तो इसे हम डिवाइड करते हैं इनटू डायूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक्स, वेजोडाइलेटर्स, एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट एंड रेनिन एंटागनिस्ट। इन ग्रुप्स में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि डायूरेटिक्स कौन कौन से आते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास 2 डायूरेटिक्स आते हैं। एक हमारे पास है लूप डायूरेटिक्स एंड सेकंड वन इज़ थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स। अच्छा, अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि लूप डायूरेटिक्स में कौन कौन से आते हैं एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स में कौन कौन से आते हैं। तो लूप में हमारे पास आ जाते हैं फ्यूरिसोमाइड, ब्यूमेटेनाइड, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एथाक्रिनिक एसिड, एथाक्रिनिक एसिड। ये 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं लूप डायूरेटिक्स में। उसके बाद हम थायाजाइड डायूरेटिक्स में देखते हैं एक HCTZ, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, उसके बाद क्लोरोथायाजाइड और क्लोरोथैलिडोन। ये एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें थायाजाइड डायूरेटिक्स में। उसके बाद हम सिम्पैथोप्लेजिक्स की बारी आ जाती है। तो सिम्पैथोप्लेजिक्स जो है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से ग्रुप हैं उसमें। उसमें हमारे पास आ जाता है, एक तो आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजिंग ग्रुप, बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजर्स। ये एक नेचुरल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि इसमें जो दूसरा ग्रुप है वो CNS पे एक्ट करता है, CNS एक्टिंग आ जाती हैं। उसके बाद CNS एक्टिंग के बाद इसका जो तीसरा ग्रुप है वो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के बाद हमारे पास जो आ जाती हैं वो इसमें आ जाती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स एंड जो लास्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है वो इसका है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, जिसे हम एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं, एड्रीनो सेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर आ गई। सिम्पैथोप्लेजिक्स में हमारे पास बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजर्स आ गए, CNS वाले आ गए, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर वाले आ गए, पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले आ गए, नर्व टर्मिनल वाले और उसको ब्लॉक कर देंगे, और एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ गए। तो बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजर्स में हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास है कि एक नेचुरली एक्टिंग एल्कलाइड्स है, वेराट्रम एल्कलाइड। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये एक्ट करता है। उसके बाद जो CNS पे एक्ट करती हैं वो हमारे पास होते हैं अल्फ़ा टू एगोनिस्ट्स। वो हमने याद किए थे, अल्फ़ा इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये अल्फ़ा 2 के लिए M मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन। उसके बाद जो हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर हैं उसमें हमारे पास आ जाता है हेक्सामिथोनियम एंड उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल आ जाती है वो हमारे पास है ट्राईमेथाफॉन। ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक जो हमारे पास ब्लॉकर्स हैं वो यूज़ होते हैं। उनमें हमारे पास रेजरपाइन एक अहम है, रेजरपाइन ये आ जाता है। और एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसा कि आपको पता है अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। उसमें अल्फ़ा एंड बीटा नॉन सेलेक्टिव भी हैं, सेलेक्टिव भी हैं, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर मिक्स्ड भी हैं। तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जैसे पैराजोसिन, और उसके बाद हमारे पास बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलोल, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर दोनों ही इफेक्ट जिनके होते हैं वो हैं लेबेटिलोल एंड कार्वेडिलोल। तो ये ग्रुप इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो वेजोडाइलेटर्स हैं उन्हें हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। वेजोडाइलेटर जो हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप आ जाता है ओरल, मतलब ओरली हम देते हैं, वो ओल्डर वेजोडाइलेटर है जिसमें हमारे पास हाइड्रोलाजीन आता है, हाइड्रोलाजीन। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास वेरापामिल एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिल्टियाज एंड डाईहाइड्रोपेरिडीन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा इसका ग्रुप है वो है पार एंट्रल वेजोडाइलेटर्स।
तो एक हमने पढ़े ओरली एक्टिंग, दूसरे आप पार एंट्रल आ गए। पार एंट्रल में हमारे पास नाइट्रोपोसाइड आ जाता है, नाइट्रोपोसाइड, ठीक है। ये एग्जांपल आ जाती है, ये आपने याद रखना है कि वेज़ोडायलेटर को ओल्डर ओरल ग्रुप में डिवाइड किया, हाइड्रोलाजीन आ गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वरापोमिल डिल्टियाज़ में आ गया, और डाइहाइड्रोपेरिडीन्स आ गया। पार एंट्रल वेज़ोडायलेटर में नाइट्रोपोसाइड आ गया। उसके बाद एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट जो हैं उनमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट जो हैं उसे हम फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम ACEIs कहते हैं। ACEIs का क्या मतलब है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम इनहिबिटर्स को हम प्रिल्स, उनका जो है एंड पर प्रिल लगता है, तो इसमें हमारे पास कैप्टोप्रिल आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद एनालाप्रिल एंड अदर्स जो हैं वो आ जाते हैं, ये प्रिल आ जाता है इसके एंड पे। और उसके बाद जो है ARBs आ जाते हैं। ARBs में हमारे पास जो है ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है, उन्हें हम सार्टान एंड पर आता है उनके, ऐसे डिनोट करते हैं कि मतलब जो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है वो प्रिल एंड सार्टान है। प्रिल जो है ACEIs में होता है और ARBs में सार्टान होता है। सार्टान में मेनली लो सार्टान आ जाता है और दूसरे सार्टान आ जाते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आ गई। उसके बाद हम देखेंगे रेनिन एंटागोनिस्ट, ये एक ही है एलिस्क्रिन। तो ये हमारी जनरल क्लासिफिकेशन हो गई कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डायूरेटिक, सिम्पैथोप्लेजिक, वेज़ोडायलेटर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट एंड रेनिन एंटागोनिस्ट में डिवाइड किया। तो जो डायूरेटिक्स यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन में वो हैं लूप डायूरेटिक एंड थायजाइड। लूप में फुरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड, एथाक्रेनिक एसिड, और थायजाइड में HCTZ और क्लोरोथाइलिडोन। उसके बाद सिम्पैथोप्लेजिक्स में बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजर, CNS में जो एक्ट करते हैं, और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ब्लॉकर एंड एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें आ जाता है हमारे पास वराट्रोमेल्केलाइड, CNS अल्फा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन आ जाते हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में हेक्सामेथोनियम ट्राइमेथाफान आ जाता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक में रेसरपाइन आ जाता है, और एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेज़ोडायलेटर ओल्डर ओरल ग्रुप में हाइड्रोलाजीन आ जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वरापामिल एंड डिल्टियाज़ में आ जाता है, और पार एंट्रल वेज़ोडायलेटर में नाइट्रोपोसाइड आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसमें ACE इनहिबिटर्स आ जाते हैं, और उसके बाद ARBs आ जाते हैं। ACE इनहिबिटर प्रिल से याद रखना है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, और ARBs जो है सार्टान से लो सार्टान और अदर सार्टान्स। उसके बाद रेनिन एंटागोनिस्ट जो है इसमें एलिस्क्रिन आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इनकी ड्रग स्ट्रेटजी क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, फर्दर हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ड्रग स्ट्रेटजी में हमारे पास 3 मेन ऑर्गन्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है हार्ट, सेकंड वन हमारे पास जो आ जाता है वो है ब्लड वेसल्स, एंड द थर्ड वन किडनी। तो ये इन 3 जगहों पर एक्ट करेंगी और उसके बाद ये अपना इफ़ेक्ट शो करेंगी। अच्छा, हार्ट पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये कार्डियक आउटपुट को कम कर देंगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। और ब्लड वेसल्स पर क्या इफेक्ट होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस TPR जो है वो कम हो जाएगा। और किडनी पर क्या होगा, कोई जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, एक्सक्रीशन बढ़ा देंगी, बॉडी फ्लूइड की जो एक्सक्रीशन है उसे बढ़ा देंगी किडनी के थ्रू, तो ये बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये जब सब चीज़ें हो गई तो हमारे पास जो है ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब ये जब कम हो जाएगा तो हमारे पास हार्ट में जो है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव होगा, बैरो रिसेप्टर एक्टिव होगा और वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कराएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस टू मिनिमाइज टू कंपनसेट द इफ़ेक्ट्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी फर्दर जो हमने पीछे क्लासिफिकेशंस पढ़ी तो उसमें हमने इनकी जनरल क्लासिफिकेशन एग्जांपल पढ़ी। अब हम उनका मोड ऑफ एक्शन, उनका क्लिनिकल एप्लीकेशन और उनकी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ग्रुप है वो है डायूरेटिक्स का। डायूरेटिक्स में हमारे पास एक थायजाइड डायूरेटिक्स, दूसरे लूप डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स में हमने एग्जांपल पढ़ी थी HCTZ एंड क्लोरोथैलिडोन, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। जो हमारे पास HCTZ है तो ये जो हमारे पास ये है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड क्लोरोथैलिडोन, ये 2 एग्जांपल आ गए। थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करती हैं, सोडियम और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्टर है उसे ब्लॉक कर देती हैं। कहाँ पर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इनको ब्लॉक करेंगी तो सोडियम क्लोराइड की जो है एक्सक्रीशन वो बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी मतलब डायूरेसिस कराएंगी। उसके बाद ये यूज़ कहाँ होती हैं, हाइपरटेंशन में ये यूज़ होती हैं। और दूसरा इनका जो यूज़ है वो एडिमा में भी, माइल्ड एडिमा में भी ये यूज़ होती हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स लूप ऑफ हैनले पर एक्ट करती हैं और ये क्या काम है इनका, ये सोडियम पोटासियम और क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती हैं इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ लिम्बा, इन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है फ्यूरोसेमाइड ये एग्जांपल आ जाती है। ये क्या करती है, जो हमारे पास सोडियम है, जो पोटासियम है, जो क्लोराइड चैनल है, उसे ये ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा और ये थिक लूप असेंडिंग लिम्ब में होगा, तो ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो इनकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये कहाँ पर यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन में, ये भी यूज़ होती हैं। उसके बाद ये यूज़ होती हैं एडिमा में, हार्ट फेलियर में ये यूज़ होती हैं लूप डायूरेटिक्स। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया, हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन इन में यूज़ होती है। और इनकी जो हमारे पास टॉक्सिसिटीज़ आ जाती हैं तो वो क्या है कि लूप और थायराइड डायूरेटिक्स क्या करेंगी, हाइपोकलीमिया करेंगी, मतलब बॉडी में हमारे पास जो पोटासियम है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये हाइपर यूरिसीमिया करेंगी। हाइपर यूरिसीमिया का क्या मतलब है, एसिडिटी प्रोवाइड करेंगी। एसिडिटी कैसे होगी कि ये जो हमारे पास थायराइड या लूप डायूरेटिक्स हैं ये वीक एसिड्स हैं और ये थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर वो ट्रांसपोर्टर जो कि यूरिक एसिड की ट्रांसपोर्ट कराते हैं उनके साथ बाइंड करके तो ये एसिडोसिस करा देते हैं। ये इनकी आ गई टॉक्सिसिटीज़। उसके बाद जो अगला ग्रुप है हमारे पास वो है सिंपैथोप्लेजिक्स। सिंपैथोप्लेजिक्स वो हैं जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे, किसी न किसी तरीके से ब्लॉक कर देंगी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो आ जाता है वो है सेंट्रली एक्टिंग, मतलब सीएनएस में जो एक्ट करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाते हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। अब ये जो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट्स हैं इनमें हमारे पास दो मेजर ड्रग्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है मिथाइल डोपा, जो हमने उसमें पढ़ा था मिथाइल डोपा, एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड क्लोनिडीन। तो इन दो ड्रग्स के इफ़ेक्ट क्या हैं, ये क्या कराती हैं, जो हमारे पास क्लोनिडीन है वो, ये तो आपने याद रखना है कि ये दोनों अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। तो क्लोनिडीन कहाँ यूज़ होती है, हाइपरटेंशन में यूज़ होती है और ओपियाइड विड्रॉल में यूज़ होती है। ओपियाइड विड्रॉल मतलब ओपियाइड ड्रग्स एक बंदा ले रहा था, उससे वो ड्रग्स की प्रिवेंशन करानी है तो हम ये यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ओपियाइड जो है वो स्टिमुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओपियाइड ना हो तो एक स्टिमुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से होता है। जो क्लोनिडीन है वो जाके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देगी तो वो स्टिमुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो मिथाइल डोपा है वो यूज़ होती है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन कौन सी, हाइपरटेंशन वो जो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी होने से पहले ही जो हाइपरटेंशन एक वुमेन में थी तो उसके लिए हम मिथाइल डोपा यूज़ करेंगे। दूसरी एक कंडीशन होती है प्रीक्लैम्पसिया ये होता है कि जो हाइपरटेंशन है वो डेवलप हो जाती है एट द 20th वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें हम यूज़ करते हैं लेबेटिलोल ये वाला यूज़ करते हैं। ये अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स दोनों हैं। और उसके बाद हाइड्रोलाजीन यूज़ करते हैं, ये वेज़ोडाइलेटर है हाइड्रोलाजीन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इनकी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। टॉक्सिसिटीज़ में ये आ जाता है कि ये सीएनएस में जाएंगी तो सीएनएस में जाने से सिडेशन और उसके बाद ये प्रोड्यूस करेंगी जो हमारे पास रीबाउंड हाइपरटेंशन है। स्पेसिफिकली जो हमारे पास क्लोनिडीन है अगर उसे जल्दी रिमूव कर दिया जाए तो रीबाउंड हाइपरटेंशन काज कर देती है, सिडेशन काज करेंगी और उसके बाद ये हीमोलिटिक एनीमिया जो है वो मिथाइल डोपा कराएगी, ठीक है। ये हमारे पास पहला ग्रुप आ गया। दूसरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो हैं हेक्सामिथोनियम एंड ट्राईमेथाफोन, ठीक है। ये दो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है जो कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स क्या करेंगी, जो हमारे पास निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर्स थे उन्हें ब्लॉक कर देंगे, उनका आउटफ्लो ब्लॉक होगा तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही आउटफ्लो को ब्लॉक कर देंगी। ये सिडेशन काज करेंगी, डिप्रेशन भी काज कर सकती हैं और ये यूज़ होती हैं इन हाइपरटेंशन एंड हंटिंगटन डिजीज़। ये यूज़ होती हैं इन हाइपरटेंशन एंड हंटिंगटन डिजीज़, ठीक है। तो ये इन दो क्लिनिकल एप्लीकेशन है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की इधर। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक में हमारे पास न्यूरॉन जो होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, उसमें हमारे पास मेन ही आ जाती है, उससे हम कहते हैं रेजरपाइन। ये एक ड्रग है। ये क्या करती है, जो वी मैट होते हैं ये
चैनल्स होते हैं एक्टिवली क्या करते हैं, एक्टिवली न्यूरोट्रांसमीटर को पैक कराते हैं इनसाइड द वैक्यूल्स, इनसाइड द वेसिकल्स। तो ये वी मैट को ब्लॉक कर देंगी। जब वी मैट की ब्लॉकिंग होगी तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वेसिकल के साथ बाइंड नहीं होगा, वो उसमें उसकी पैकिंग नहीं होगी। जब पैकिंग नहीं होगी तो अगले स्टेप में क्या होगा कि उसका रिलीज़ नहीं होगा और वो मतलब सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और वी मैट जो है वो एड्रीनर्जिक जो ट्रांसमिशन है उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट पर हमारे पास जो आ जाते हैं वो एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं उनमें हमारे पास मोस्टली जो है अल्फ़ा वन आ जाते हैं। तो अल्फ़ा वन में हमारे पास जो है ये आ जाते हैं पैराजोसन जोसन, एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है डॉक्साजोसन, डॉक्साजोसन। तो ये क्या करते हैं, ये जो अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स हैं ये अल्फ़ा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जब उन्हें ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस कर देंगे टोटल पेरिफेरल वास्कुलेचर रेजिस्टेंस, मतलब टीपीआर को कम करेंगे, टीपीआर को कम कर देंगे। तो उसके बाद ये क्या होगा कि यूज़ कहाँ होते हैं, हाइपरटेंशन में और बीपीएच में, माइल्ड हाइपरटेंशन में एंड बीपीएच में, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में ये यूज़ होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल एंड एटेनोलोल। ठीक है, ये जो दो ड्रग्स हैं ये यूज़ होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये नॉन सेलेक्टिव है मोस्टली, लेकिन ये जो एटेनोलोल है वो बीटा वन है, ये प्रोप्रानोलोल नॉन सेलेक्टिव है, बीटा ब्लॉकर है, हाइपरटेंशन में यूज़ होगा। अच्छा, हाइपरटेंशन में मोस्टली ये यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, ये बीटा ब्लॉकर्स कैसे हाइपरटेंशन में यूज़ होंगे कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनमें कुछ हार्ट में पाए जाते हैं, कुछ पेरिफेरी में पाए जाते हैं। जो हार्ट में पाए जाते हैं वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देंगे, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा तो हमारे पास जो है कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वैगल टून, बल्कि वैगल टून इंक्रीज़ होगी तो उससे वेज़ोडायलेशन होगी, हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है मिक्स्ड जो है अल्फ़ा एंड बीटा इफेक्ट्स जिनके हैं, उनमें हमारे पास लेबेटालोल एंड कार्वेडिलोल। ठीक है, ये दो ड्रग्स आ जाती हैं। इनके दोनों, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों पर एक्ट करती हैं और दोनों को ब्लॉक कर देती हैं। अच्छा, अब इनके एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साइड इफ़ेक्ट का, जनरली इनके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये मोस्टली ये क्या करती हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर, अल्फ़ा और बीटा जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर जब ब्लॉक होंगे तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो हमारे पास ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा इन एस्थमेटिक पेशेंट, एक्सेसिव कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगी क्योंकि कार्डियक हार्ट रेट को कम कर देते हैं, सिंपैथेटिक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा, सिडेशन हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है, जो तीसरा ग्रुप था वो है वेज़ोडायलेटर्स। वेज़ोडायलेटर्स में सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, फिर आ जाता है ओरल वेज़ोडायलेटर, फिर पारेंटरल वेज़ोडायलेटर्स। तो हमारे पास जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं उनमें अब हमने देखना है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, और उसके बाद उनमें हमारे पास जो है